स्टूडेंट्स, आज के आपके प्रथम प्रश्न पत्र का सबसे पहला टॉपिक है आपका तुलनात्मक राजनीति। इसके शाब्दिक अर्थ की अगर हम बात करें तो तुलनात्मक राजनीति, तुलनात्मक प्लस राजनीति दो शब्दों से मिलकर बना है। इसके शाब्दिक अर्थ से स्पष्ट होता है कि तुलनात्मक राजनीति से तात्पर्य है ऐसी राजनीति जिसमें तुलना करके अध्ययन किया जाए। तुलनात्मक राजनीति मतलब राजनीति का वो विशेष क्षेत्र जिसमें तुलनात्मक रूप से अध्ययन किया जाता है, विभिन्न देशों की आपस में तुलना करके अध्ययन किया जाता है, वो तुलनात्मक राजनीति कहलाता है। ये इसका शाब्दिक अर्थ है। अब अगर हम इसके अर्थ को अच्छी तरह समझना चाहते हैं तो हमें तुलनात्मक राजनीति की परंपरागत अवधारणा व समकालीन अवधारणा को समझना जरूरी है। तुलनात्मक राजनीति की परंपरागत अवधारणा क्या कहती है कि राजनीति शास्त्र में या तुलनात्मक राजनीति में केवल राज्य की संरचनाओं का ही अध्ययन होना चाहिए या केवल संस्थात्मक अध्ययन ही होना चाहिए। तुलनात्मक राजनीति की परंपरागत अवधारणा कहती है कि राजनीति शास्त्र में तुलनात्मक राजनीति में केवल संरचनाओं का ही तुलनात्मक अध्ययन होना चाहिए, जैसे कि राज्य, सरकार, कानून, सत्ता, केवल इनका ही तुलनात्मक अध्ययन होना चाहिए। जबकि तुलनात्मक राजनीति की जो समकालीन अवधारणा है या आधुनिक अवधारणा है वो राजनीति शास्त्र को वृहद रूप में देखती है। वो केवल संस्थात्मक अध्ययन तक ही सीमित नहीं है। अगर हम इसके इतिहास की बात करें, राजनीति विज्ञान के इतिहास की, तो हम देखते हैं कि दूसरे विश्व युद्ध से पहले की जितनी भी राजनीतिक विचारधाराएं हैं वो सब परंपरागत अवधारणा के अंतर्गत आती है। और द्वितीय विश्व युद्ध 1945 में जो ख़त्म हो चुका था, उसके बाद की जो अवधारणा है वो राजनीति शास्त्र में समकालीन अवधारणा या आधुनिक अवधारणा के अंतर्गत आती है। आधुनिक अवधारणा में क्या परिवर्तन आया? परंपरागत राजनीति शास्त्र में जितने भी राजनीति विज्ञान में अध्ययन होते थे वो सब यूरोपीय देशों की शासन व्यवस्थाओं से संबंधित थे। जितने भी राजनीतिक सिद्धांत बनाए गए वो सब यूरोपीय शासन व्यवस्थाओं से जुड़े हुए थे। आधुनिक अवधारणा में क्या हुआ? दूसरे विश्व युद्ध के बाद जब नए नए देश ब्रिटिश के जो अधीन थे, यूरोपीय देशों के जो अधीन थे, वो सभी देश अब स्वतंत्र हो चुके थे और स्वतंत्र होने के बाद उन्होंने अपने यहाँ पे नई नई शासन व्यवस्थाओं का विकास किया। कुछ नई विचारधाराएं सामने आई, जैसे पूंजीवादी विचारधारा है, साम्यवादी विचारधारा है। इस तरह की विचारधाराएं भी विश्व के सामने आई। नई नई शासन व्यवस्थाओं का विकास होने से राजनीति शास्त्रियों के सामने ये समस्या उत्पन्न हुई कि हम इन नए देशों की शासन व्यवस्थाओं का अध्ययन पुराने जो सिद्धांत बने हुए हैं उनके माध्यम से कैसे करें। अगर हम उनके माध्यम से करते हैं तो यहाँ की परिस्थितियाँ बिल्कुल अलग है और वो सिद्धांत यहाँ पे ऑथेंटिक साबित नहीं होते हैं। इसीलिए आधुनिक विचारधारा में नए नए सिद्धांत सामने आए, जैसे कि राजनीतिक व्यवस्था सिद्धांत है, राजनीतिक संस्कृति है, राजनीतिक संरचना है, राजनीतिक विकास है, आदि नवीन धारणाओं का विकास हुआ। ठीक है। तो तुलनात्मक राजनीति जो है वो उसकी जो परंपरागत अवधारणा है वो केवल संरचनात्मक तुलनाओं पर ही जोर देती है, जबकि जो समकालीन अवधारणा है वो क्या कहती है कि व्यक्ति के प्रत्येक राजनीतिक व्यवहार का भी तुलनात्मक अध्ययन होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि केवल संस्थाओं का ही तुलनात्मक अध्ययन हो। प्रत्येक ऐसी राजनीतिक गतिविधि जिससे शासन व्यवस्था प्रभावित हो रही है, राज्य प्रभावित हो रहा है, उन सभी का तुलनात्मक अध्ययन किया जाना चाहिए। अगर हम तुलनात्मक राजनीति की परिभाषा की बात करें तो दो राजनीतिक विचारक महत्वपूर्ण हुए हैं, जिसमें पहला है एडवर्ड ए फ्रीमैन। एडवर्ड ए फ्रीमैन अपनी तुलनात्मक राजनीति की परिभाषा बताते हुए कहते हैं कि तुलनात्मक राजनीति संस्थाओं एवं सरकारों के विविध प्रकार का एक तुलनात्मक विवेचन एवं विश्लेषण है, अर्थात
तुलनात्मक राजनीति में केवल सरकारों के विभिन्न रूपों का ही तुलनात्मक अध्ययन सम्मिलित नहीं होता, वरन विविध राजनीतिक प्रक्रियाओं व उनसे संबंध राजनीतिक व गैर राजकीय संस्थाओं का भी तुलनात्मक अध्ययन होता है। कहने का तात्पर्य ये है, एडवर्ड ए फ्रीमैन ये कहना चाहते हैं कि तुलनात्मक राजनीति में हम केवल सरकारों या संस्थाओं का ही तुलनात्मक अध्ययन नहीं करते हैं, बल्कि उनसे संबंधित जितनी भी राजनीतिक और गैर राजनीतिक संस्थाएं हैं उनका भी अध्ययन हम हमारे अध्ययन में सम्मिलित करते हैं। दूसरा राजनीतिक विचारक है जी.के. रॉबर्ट्स। इनकी परिभाषा बहुत महत्वपूर्ण है। जी.के. रॉबर्ट्स कहते हैं, अब राजनीति का ये तुलनात्मक अध्ययन केवल संरचनात्मक तुलनाओं तक ही सीमित नहीं है, वरन इसके अंतर्गत कबीलों, समुदायों, संघों, समूहों और गैर राज्यीय इकाइयों का व्यवहारात्मक अध्ययन भी होने लगा है। यही कारण है कि आज तुलनात्मक राजनीति को या तो सब कुछ या कुछ नहीं कहा जाने लगा है। कहने का तात्पर्य ये है, जी.के. रॉबर्ट्स भी वही बात कहते हैं कि अब जो तुलनात्मक राजनीति में अध्ययन हो रहे हैं वो केवल संरचनात्मक तुलनाओं तक जुड़े हुए नहीं हैं। संरचनात्मक तुलनाओं मतलब जैसे एक देश की कार्यपालिका की तुलना हम अन्य देश की कार्यपालिका से करें, एक देश की व्यवस्थापिका की तुलना अन्य देश की व्यवस्थापिका से करें, ये होती है संरचनात्मक तुलना। तो हमारा जो तुलनात्मक राजनीति शास्त्र है ये केवल इन तुलनाओं तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसके अंतर्गत कबीले, समुदाय, संघ और गैर राज्यीय इकाइयाँ जो किसी न किसी रूप में राजनीति को प्रभावित कर रही है उनका भी तुलनात्मक अध्ययन इसमें किया जाना चाहिए। यही कारण है कि आज तुलनात्मक राजनीति को या तो सब कुछ या कुछ नहीं कहा जाने लगा है। कहने का तात्पर्य ये है कि या तो हम तुलनात्मक राजनीतिक अध्ययन में सभी राजनीतिक विषयों को पूरी तरह से शामिल करें, या फिर हम इस विषय को अलग से पढ़ना बंद कर दें। या तो इसका अस्तित्व बिल्कुल नहीं है या फिर इसमें सब कुछ शामिल है। ठीक है, तो ये एडवर्ड ए फ्रीमैन और जी.के. रॉबर्ट्स दोनों की परिभाषाएं बहुत महत्वपूर्ण है। ये तुलनात्मक राजनीति का अर्थ एवं परिभाषा है। अब अगली क्लास में हम अगला टॉपिक अध्ययन करेंगे।